हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। मैं आपको कुछ रीज़न से अपना नाम तो नहीं बताऊंगा, इसीलिए मैं आप सीधा वो घटना बताता हूँ जिसने मुझे इन सब चीज़ों पे रिसर्च करने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें मैं शायद कभी नहीं मानता जब तक मेरे साथ ये खुद एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया। ये मेरी ज़िंदगी का इस तरीके से अहम हिस्सा बन चुकी है कि मुझे अभी भी बिल्कुल अच्छे से डेट भी याद है। ये घटना आज से करीबन 18 साल पहले की है। 23 दिसंबर 2002, क्रिसमस से ठीक 2 दिन पहले का समय। उस रात मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। बेशक हम क्रिसमस ज़्यादा धूमधाम से नहीं मनाते थे, लेकिन मेरे पापा, मैं उनसे जो भी गिफ्ट मांगता था वो मुझे वो ज़रूर ला के देते थे, और मैं अपने उसी गिफ्ट के इंतज़ार में उस रात भी बड़ी एक्साइटमेंट के साथ जैसे तैसे सो गया। लेकिन कुछ ही देर बाद मेरी अचानक से आँख खुली। मेरी आँख खुलने के बाद मैंने देखा कि पता नहीं क्यों दिसंबर के महीने में भी मेरे पूरे बदन पे सिर्फ पसीने ही पसीना आए हुए हैं। मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगने लगी। वो पंखा जो कि हमने 5 महीने पहले ही गर्मियाँ जाने के बाद बंद कर दिया था, मैंने इतने सर्द भरे मौसम में भी वो पंखा ऑन किया, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्यों मुझे पसीना आना बंद ही नहीं हो रहा था, और अंदर से बहुत ही ज़्यादा घुटन वाली फीलिंग हो रही थी। जैसे तैसे फिर भी मैं बेड पे लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर मैंने एक बहुत ही अजीब चीज़ देखी। मेरे रूम में एक जाली वाली खिड़की लगी है, उसके पीछे एक गली जाती है जो कि आगे जाके मेन मार्केट में खुलती है। मेरा रूम फर्स्ट फ्लोर पे था, तो मेरा ध्यान जैसे ही उस खिड़की के पास गया, मैं थोड़ा चौंक गया, क्योंकि मुझे एक झटके को मानो ऐसा लगा कि मैंने वहाँ पे किसी को देखा, और जैसे ही मैंने उस तरफ ध्यान से देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम था, और मैंने अपना ध्यान दूसरी तरफ हटा लिया। लेकिन ये घटना बंद ही नहीं हुई। असल उस रात मैं पूरी रात सो ही नहीं पाया। पूरी रात मेरे साथ यही सब होता रहा। लेकिन जब सुबह के करीबन 3 या 4 बजे थे, उस टाइम मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने मुझे डरने पर मजबूर कर दिया। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मुझे खिड़की पे बार बार किसी अनजाने साए का होने का एहसास हो रहा था। अब अगर किसी बंदे के साथ इतना कुछ एक ही रात में हो रहा हो तो वो थोड़ा परेशान तो ज़रूर होगा। और वैसे भी उस टाइम पे मैं सिर्फ 15 साल का था, और एक 15 साल के लड़के के दिमाग में उस टाइम पे ढेरों सवाल आ रहे थे जिनका मुझे जवाब जानना था। यही सोच सोच के मेरे दिल में एक डर तो तब तक आ चुका था कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन उसके बाद जो मैंने चीज़ देखी वो बेहद ही ज़्यादा डरावनी थी। मुझे एक बार फिर से ऐसा ही फील हुआ कि मानो वहाँ पे कोई है, और जब मैंने इस बार वहाँ पे देखा तो मैं सच कह रहा हूँ, डर के मारे मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने देखा कि खिड़की के बाहर एक सिर्फ काला सा साया, उस काले रंग का साया ही था जो कि बीच हवा में लटका हुआ था। और उसे देखने के बाद जो मेरी हालत थी वो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। उसकी शेप बिल्कुल हम इंसानों की तरह थी, लेकिन मैं उसके आर पार देख पा रहा था। वो ऐसा लग रहा था मानो वो सिर्फ काले धुएं को शेप दे रखा हो, लेकिन वो क्या चीज़ थी मैं ये नहीं बता सकता। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, उसे देखने के बाद मेरे डर का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैंने फौरन रजाई को अपने ऊपर डाल लिया और डरते डरते भगवान का नाम लेने लगा। वो तो पता नहीं कैसे मेरी मम्मी की शायद अचानक उसी टाइम पे आंख खुली थी, और वो मुझे देखने के लिए मेरे रूम में आ गई। जैसे ही उन्होंने रूम का दरवाज़ा खोला, मैं फौरन उनके पास जाके उनके गले से लिपट गया और मैंने उन्हें बात बताई। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है तुम्हारा वहम हो, लेकिन जो मेरे साथ हुआ था वो तो मुझे पता था कि वो वहम तो एटलीस्ट नहीं था।
जैसे तैसे ये अजीब सी रात बीती और सुबह हो गई। सुबह होने के बाद हमें एक ऐसी खबर मिली जिसने मेरे को बहुत ही बुरी तरीके से चौंका दिया। हमें पता चला कि हमारे पड़ोस में रहने वाली एक लड़की रिया, जो कि मेरी ही उम्र की थी, उसकी बीती रात पता नहीं कैसे अचानक से मौत हो गई है। ये सुनने के बाद पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा डर महसूस होने लगा। मुझे आज तक ऐसा लगता है कि उस रात जो मैंने महसूस किया और रिया की मौत में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर था, लेकिन ये मुझे कभी नहीं पता चल पाया कि आखिर वो क्या था। इस घटना के कई सालों बाद मैं इसे भूल चुका था, लेकिन जब मैं कॉलेज में आया तो मैंने एक बुक पढ़ी। उस बुक का टाइटल था अनजान साए, और उसमें इन्हीं सब चीजों के बारे में विस्तार से लिखा गया था। उस बुक को पढ़ के एक बात तो मुझे साफ हो गई थी, साए सिर्फ वो नहीं होते जो कि हमारे साथ हमारे पीछा करते हैं, लेकिन कुछ साए ऐसे भी होते हैं जिनका मकसद कुछ और होता है, या फिर वो होते ही कुछ और हैं। तो ये तो थी हमारी आज की पहली कहानी। आज की जो नेक्स्ट स्टोरी है वो हमें भेजी है सानिया जी ने। ये घटना एक्चुअली उनकी दादी जी के साथ घटी थी, और उनका कहना है कि ये एक ऐसी घटना है जिसके बारे में सोच के आज तक उन्हें भी नाइटमेयर्स आते हैं। आइए जानते हैं आखिर क्या थी वो घटना। मेरे दादा दादी जी की लाइफ बहुत ही सिंपल थी। मतलब जिंदगी भर दादाजी ने जॉब की और अपना घर बनवाया, और उसके बाद आराम से जब वो रिटायर हुए तो उसके बाद आराम से अपने घर में रहते थे, रेस्ट करते थे, बिल्कुल जैसे कोई नॉर्मल ओल्ड एज कपल रहता है। एक्चुअली मेरे जो दादाजी थे उनको रात में बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेने की आदत थी, और उनकी इसी आदत के कारण उनके पास कोई नहीं सोता था। वो हमेशा से ही एक दूसरे रूम में अकेले सोते थे, और बाकी सभी लोग अलग अलग दूसरे रूम्स में सोते थे। दरअसल एक बार गर्मियों की रात थी, जब सभी लोग आराम से सो रहे थे कि अचानक से मेरी दादी जी की नींद खुली। उन्होंने उठ के देखा तो रात के शायद 2 बज रहे थे। वो उठी और पानी पीने के लिए वो किचन की तरफ जाने लगी। किचन का रास्ता मेरे दादाजी वाले रूम के सामने से होके जाता है। तो जब मेरी दादी जी मेरे दादाजी के रूम के आगे से निकल रही थी तो उन्हें मेरे दादाजी के यूजुअली खर्राटों की आवाज़ आई, जिससे उन्हें श्योर हो गया कि दादाजी अच्छे से सो रहे हैं। वो आराम से किचन में गई और पानी पी के अपने रूम में वापस जाने लगी। लेकिन जब वो रूम के सामने से गुजर रही थी तो उन्होंने एक बात नोटिस करी कि उन्हें अब वो खर्राटे की आवाज़ नहीं आ रही है, जिससे उन्हें शायद इस बात का शक हुआ कि शायद दादाजी उठ गए हैं किसी भी कारण से, लेकिन वो उठ गए हैं। तो इसीलिए दादी जी ने पहले तो सिर्फ गेट पे कान लगा के सुनने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें जो आवाज़ सुनाई दी वो बेहद ही ज़्यादा खौफनाक थी। उन्हें ऐसी आवाज़ आ रही थी मानो कोई मेरे दादाजी का गला दबा रहा हो और वो सांस लेने के लिए तड़प रहे हों। मेरी दादी ने बिना कोई देर किए फौरन गेट खोला और रूम के अंदर एंटर हो गई, और उसके बाद जो उन्होंने देखा वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। हैरान कर देने वाले से ज़्यादा मैं कहूँगा कि वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। मतलब उन्होंने एक ऐसी चीज़ देखी जिसे एक्सप्लेन करना नामुमकिन है। उन्होंने देखा कि दादाजी बेड पे बिल्कुल सीधे लेटे हुए हैं और ठीक उनके ऊपर एक काला सा साया बैठा हुआ है उनकी छाती के ऊपर। सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये थी कि वो उस साए के आर पार देख पा रही थी, यानी कि उसकी बस बॉडी का शेप ही था इंसानों की तरह, लेकिन वो 100% इंसान नहीं था, वो कुछ और ही था। कुछ ऐसा बहुत भयानक जो कि किसी का भी दिल दहला दे। उसे देखकर दादी जी का तो मानो खून ही सूख गया था और वो डर के उसी जगह पे जम गई थी मानो। लेकिन उन्हें होश तब आया जब उन्होंने ध्यान दिया कि वो जो काला सा साया था जो कि इतनी देर से दादाजी के ऊपर बैठा हुआ था, मानो वो अचानक से उनके ऊपर खड़ा हुआ हो
और मेरी दादी जी की तरफ को पलटा हो और उन्हीं की तरफ वो 2 या 3 कदम आगे बढ़ा दिया। ये देखकर दादी जी बहुत ज़्यादा डर गईं और उनकी चीख निकल गई। उनकी इतनी ज़ोर की चीख सुनने के बाद घर के लगभग सारे मेंबर्स उठ गए और फौरन सभी लोग भाग के उनके रूम में गए। वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे तो हमने देखा कि दादाजी और दादी जी दोनों ही बेहोश पड़े थे वहाँ पे। जैसे तैसे पानी पिलाने के बाद उन दोनों को होश आया तो दादाजी ने बताया कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है, वो बस सो रहे थे और अचानक से उनका दम घुटने लगा और फिर वो बेहोश हो गए। लेकिन जब दादी जी से हमने पूछा तो दादी जी ने ये जो हमें घटना बताई, हमें सुन के पहले तो उस पर बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ। सभी लोगों ने ये कह दिया कि दादी जी को कोई भ्रम हुआ है। लेकिन हमें जो उस चीज़ का सबूत मिला वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था। अगले दिन जब दादाजी नहा रहे थे तो तब उन्होंने देखा कि उनकी छाती के आगे वाला हिस्सा बिल्कुल काला पड़ चुका है। बिल्कुल ऊपर का एरिया वो काफ़ी काला पड़ चुका था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। जब डॉक्टर्स को दिखाया गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। वो काला सा निशान दादाजी की छाती पे तकरीबन 3 से 4 हफ्तों तक रहा। मेरी दादी जी डेली नए नए तरह के मौलानाओं को बुला के लाती। हर कोई मौलाना आता और पता नहीं क्या क्या करके चला जाता, लेकिन दादाजी की छाती से वो काला सा निशान नहीं गया। दादी जी अब बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगी थी क्योंकि दादाजी धीरे धीरे अब बिस्तर से उठना भी बंद कर दिए थे। वो हर काम सिर्फ बिस्तर पर बैठे बैठे ही करते थे। वो अब ठीक से चल भी नहीं पाते थे और फिर वही हुआ जिसका सभी लोगों को डर था। अप्रैल 2018 में मेरे दादाजी की मौत हो गई। हैरानी की बात तो ये थी कि उनकी मौत रात में जब हुई थी तब तो उनकी छाती पे वो काला सा निशान था, लेकिन जैसे ही अगली सुबह जब उनका अंतिम क्रियाक्रम करना था, उस समय से पहले जब उनकी बॉडी को मैंने देखा तो मैं भी हैरान रह गई क्योंकि उनकी बॉडी पे वो जो आगे की साइड काला सा निशान था वो अचानक से गायब हो गया और ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था। ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसने आज तक कई सारे सवाल मेरे दिल में जगाए रखे हैं। शायद ही मुझे इन सवालों का जवाब कभी मिल पाए, लेकिन इतना तो मैं भी कह सकती हूँ कि वो जो चीज़ उस दिन दादाजी के कमरे में आई थी, शायद उसी के कारण ही उनकी जान चली गई। दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की तरफ, और ये कहानी हमें भेजी है मुंबई से इशिका सिंह ने। आइए अब उनके साथ घटी इस घटना को उन्हीं के नज़रिए से जानते हैं। मेरा नाम इशिका है और मैं मुंबई में रहती हूँ। ये घटना आज से 3 साल पहले की है जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। दरअसल बात तब की है जब मैं शादी के बाद नई नई मुंबई में शिफ्ट हुई थी। हम पहले पुणे में रहते थे। वहाँ पे जब हम नए नए शिफ्ट हुए थे तब हमारे पास इतना बजट नहीं था कि हम एक नया घर खरीद ले सीधा, इसीलिए हम एक किराए के घर पे रहने लगे। वो घर वैसे तो एक ठीक ठाक एरिया में ही था, मतलब आसपास ज़्यादा सुनसान भी नहीं था और आसपास का माहौल भी ठीक ठाक ही था, लेकिन वो घर शायद अपने ही अंदर कई सारे राज छुपाए बैठे था और शायद वो इंतज़ार कर रहा था कि कब कोई वहाँ पे रहने आए। उस घर का जो मालिक था वो एक्चुअली में दिल्ली में रहता था और वो उस घर को बेचना चाहता था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने जब उनसे बात करी कि हमें पहले कुछ महीने वहाँ पे रहने दीजिए, उसके बाद अगर हमारा बजट बनता है तब हम आपके इस घर को ख़रीद लेंगे। यहाँ तक कि उस बंदे ने उस घर की कीमत भी बहुत कम बताई थी। हमें थोड़ा सा शक तो हुआ था, लेकिन हमने कहा छोड़ो, अभी फ़िलहाल हम रेंट पे ही रहेंगे, और हमने उस घर में अपना सारा सामान शिफ्ट कर लिया। शिफ्टिंग के 2-3 दिन बाद ही लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। मेरे हस्बैंड जॉब पे जाते थे और मैं यूजुअली एक हाउसवाइफ आराम से दिन भर घर में रहती थी। 1 महीना ही हुआ होगा हमें उस घर में आए हुए, लेकिन अचानक से अजीब अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई। घर की छोटी छोटी चीज़ें एक जगह से गायब हो गए दूसरी जगह पे ऑटोमेटिकली पहुंच जाती थी, और ये बात किसी को नहीं पता कैसे। अगर मैं आपको बताऊं तो मानो कभी कभी मेरा मोबाइल
जो कि मैं एक जगह पे मान लो स्टूल पे रखती थी तो वो दूसरे रूम में खुद ही किचन के पास चला जाता था। ऐसा ही कुछ घर की कई सारी चीज़ों के साथ होता था, जैसे कि टीवी का रिमोट, मेरी स्कूटी की चाबी। ये सब चीज़ें आए दिन गायब हो जाती थी और फिर किसी दूसरी जगह पे ही मिलती थी। ये चीज़ें मेरे को तो बहुत अजीब लगती थी, लेकिन जब मैंने अपने पति को इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि शायद तुम ही रख के भूल जाती होगी या फिर कुछ ही और कारण थे, लेकिन उन्होंने इस बात पे कुल मिला के ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब उन्होंने इस बात को थोड़ा अवॉइड किया, जब उन्होंने कहा कि मैं इस पर ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, तो मैंने इस पर पे ध्यान हटाने की कोशिश की, लेकिन ये सब घटनाएं चलती ही रहती थी। वो बात अलग है कि मैं इन पे ध्यान देना थोड़ा कुछ दिनों के लिए बंद कर चुकी थी, लेकिन फिर एक और अजीब चीज़ हमारे घर में शुरू हो गई। हमारे घर में अलग अलग कोनों में कभी भी इत्र की महक आने लगती थी। वो महक काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की थी और वो परफ्यूम हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं था। इवन मेरे ना तो पति और ना ही मैं परफ्यूम यूज़ करते थे, इसीलिए हमारे घर में परफ्यूम को आने का सवाल ही नहीं था। लेकिन हमें आए दिन घर के किसी न किसी कोने में परफ्यूम की महक आती रहती थी। और मैंने कई बार शादी से पहले अपनी मम्मी और कई सारे लोगों को बात करते हुए सुना था कि जिस जगह पे इत्र की महक आती है वहाँ पे हो सकता है कि कोई न कोई नकारात्मक ऊर्जा हो। यही बात मैंने अपने पति से भी कही, लेकिन उनका इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, जिस कारण उन्होंने इस आइडिया को भी इग्नोर कर दिया। जब उन्हें लगा कि मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा ही इन्वॉल्व होती जा रही हूँ, तो वो हमारे घर में एक छोटा सा पेट ले आए। वो एक प्यारा सा पपी था। उसके आने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि दिन भर अब वो मेरा मन लगाए रखता था। ऐसे ही धीरे धीरे उस घर में हमें 3 महीने हो चुके थे। एक दिन छुट्टी का दिन था और वो भी अपने घर, और वो भी मेरे साथ घर पे ही थे, और हम दोनों साथ में बैठ के टीवी पे मूवी देख रहे थे। हम दोनों मूवी देख ही रहे थे कि अचानक से हमारा पपी, जो कि बाहर बैठा हुआ था, वो टीवी वाले रूम में आया और हमारे पास सोफा के पास आके बैठ गया। वो बस वहां पे बैठा और हमारी तरह ही मानो टीवी को देखने लगा। और उस रात जो चीज़ हमने देखी वो मैं कभी भी नहीं भूल सकती। हम तीनों लोग ही उसी जगह पे बैठे हुए थे कि अचानक से पता नहीं कैसे हम तीनों को एक ही साथ किचन के साइड में एक परछाई दिखी। आप यकीन नहीं करोगे कि मैं और मेरे पति और यहाँ तक कि मेरा जो पालतू पपी था उसने भी एक ही झटके में उस दिशा में देखने लगे। हम तीनों ही एक दूसरे को देखकर मानो कंफ्यूज हो रहे थे, और मैंने अपने पति से कहा क्या आपने भी वो देखा? मेरे पति ने कहा शायद वहम होगा। हम लोग फिर से एक बार टीवी देखने लगे, लेकिन ये इंसिडेंट बंद नहीं हुआ और हमें उसी रात तकरीबन 3 या 4 बार ऐसा लगा कि उस जगह पे कोई था, लेकिन जब भी हम वहां पे देखते थे तो वहां पे कुछ नहीं होता। अपनी आंखों को जब मैं तिरछा करके 2-3 बार वहां पे देखने की कोशिश की तो मानो मुझे वहां पे सिर्फ एक काला सा साया दिखाई देता था। और मैं सच कह रही हूँ आपको, जब भी मैं उस साए के बारे में सोचती हूँ मेरा खून बिल्कुल जम जाता है, सांसें तेज हो जाती हैं उसके बारे में सोच के ही। हम लोग जब वहां पे टीवी देख रहे थे हम लोगों ने तो इस बात को इग्नोर कर दिया था, लेकिन इस घटना के बाद हमारा जो पपी था वो धीमी धीमी आवाज में निकाल के रोने लगा, जैसा कि पपी अक्सर करते हैं। और ये देख के हमें भी थोड़ी बहुत चिंता सी होने लगी उसकी। उसके बाद वो रात भी जैसे जैसे बीत गई, लेकिन उसके बाद हमारे साथ एक बहुत ही अजीब चीज़ फिर शुरू हो रही थी, और वो था परछाई का दिखना। मुझे और मेरे यहाँ तक कि मेरे पति को अक्सर घर में कई बार अलग अलग जगहों पे काले काले साए दिखते थे। ये घटनाएं मानो हम दोनों को ही बता रही थी कि ये घर कुछ ठीक नहीं है और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन दोनों के पास इस घटना का कोई ऐसा प्रूफ नहीं था जिसे कि हम ये कह के बता सकें। ऊपर से मेरे पति को सब कुछ दिखता भी था और समझ भी आता था, लेकिन फिर भी वो मानो इन सब घटनाओं पर विश्वास नहीं करना चाहते थे और इस सब को वो नकार देते थे। लेकिन फिर उसके बाद वो घटना भी हुई जिसकी वजह से हमने वो घर खाली कर दिया।
दरअसल मेरे पति किसी काम से अपने दोस्तों के साथ दूसरे शहर में गए हुए थे। उस रात मैं अपने घर पे बिल्कुल अकेली थी। मुझे आज भी वो खौफनाक रात याद है। सुबह के शायद 4 बजे होंगे कि मेरी अचानक से आंख खुल गई थी। मैं आधी नींद में ही थी कि मेरी नजर दरवाजे के पास गई और जो मैंने वहां पे देखा, उसे देखने के बाद जो मेरी हालत थी वो मैं आपको अभी बिल्कुल भी नहीं बता सकती हूँ। मैंने देखा कि मेरे जस्ट सामने एक बहुत ही लंबा काला सा साया खड़ा हुआ है। मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि उसकी हाइट मेरे ख्याल से 8 या 9 फीट से भी ज्यादा थी, क्योंकि वो काला सा साया ऊपर छत तक पहुंच जा रहा था। उसको देखकर जो मेरी हालत थी वो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकती हूँ। बड़ी मुश्किल से मेरी गर्दन थोड़ी सी साइड में घूमी तो मैंने देखा मेरा जो पपी था वो भी मेरे बेड के जस्ट नीचे ही बैठा हुआ था और वो उसी की तरफ देखे जा रहा था। वो कुछ भी नहीं भौंक रहा था, लेकिन मेरी जो हालत थी वो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं समझा पाऊंगी। उसे देखने के बाद मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं भगवान का नाम लेने की भी कोशिश की, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। पता नहीं वो क्या चीज थी। थोड़ी देर तक मैं उसे ऐसे ही देखती रही। वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए, मैंने तकिए को अपने सिर पे लगा लिया ताकि मुझे कुछ दिखे ना। और मैं आपको बता रही हूँ कि ये सब करीब 4 या 4:15 बजे की घटना होगी और उसके बाद तकरीबन सुबह के 7 बजे तक मैं ऐसे ही बेड पे लेटी रही। जब मेरी हालत थोड़ी नॉर्मल हुई और वहां पे से वो अजीब सा साया गायब हो गया, तो मैं तब जाके सुबह 7 बजे के बाद उठी थी। मैंने उसी टाइम फौरन अपने पति को फोन किया और उन्हें रोते रोते सारी बात बता दी और बस उनसे इतना कह दिया कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना है, आपको रहना है तो रहो, मैं अपने घर जा रही हूँ। जब इतना कुछ हो गया तो मेरे पति भी इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने भी इस घर में अक्सर ऐसे अजीबोगरीब साए देखे थे। लेकिन अब जो ये घटना हुई थी ये काफ़ी बड़ी घटना थी जिसने मेरे को बहुत ही ज़्यादा डरा दिया था और इस घटना का असर मेरे ऊपर अगले कई महीनों तक रहा था। जब मेरे पति दूसरे शहर से वापस घर आए तो उसके बाद तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर ही हमने वो घर खाली कर दिया। लेकिन तब जो मेरे साथ हुआ था उसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वैसे तो ये कहानियां बिल्कुल सच्ची हैं, लेकिन इनको मानना या ना मानना आपके ऊपर है, क्योंकि आप में से कौन ये चाहेगा कि जब आप मेरा ये वीडियो बंद करके YouTube को क्लोज करके अपना फ़ोन रखें तो आपके सामने एक काला सा साया खड़ा हो, जो कि आप ही को निहारे जा रहा हो।